फ्रेंड्स, माई सेल्फ कंचन शर्मा। आपका आज फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आपको पता है मैं आपके लिए एएस की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। रोज़ मैं आपके लिए एक नया एएस लेकर आती हूँ और आज मैं एक नया एएस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट वो आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे दो तरीके के होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो इंटेंडेड किए जाते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, करंट आप ये लिख भी लीजिए, बल्कि प्रॉपर मैं आपको समझा भी देती हूँ नोट्स बना के। ओके, देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है हमारे, एक तो है हमारे करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, ये सब जानते हैं ना। हमारे दो तरीके के इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट और एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब करंट इन्वेस्टमेंट होते क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटेंडेड किए जाते हैं, इंटेंडेड टू बी हेल्ड। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। फिर मैं इसके बाद इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। ठीक है, इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। ठीक है, वो एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं होंगे। ठीक है ना, करंट इन्वेस्टमेंट। और उनकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू के हिसाब से। ठीक है ना, जो भी दोनों में लोअर होगा, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये हुआ हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। अब है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? जब करंट इन्वेस्टमेंट हमारे नॉट मोर देन 1 ईयर वाले हैं, तो ऑब्वियसली ना कि हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर वाले हैं। ठीक है, तो एक तो ये है मोर देन, एक तो ये है मोर देन 1 ईयर। ठीक है, और एक ये है जो कैरी किए जाते हैं, कैरिड एट कॉस्ट। ठीक है, कैरिड एट कॉस्ट। ये एक मैंने आपको एक समरी बताई कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में होता क्या है। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे आप रोज करते हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। Messrs Raj Garments Manufacturing Company Limited invested in the shares of another company on 1st October 2014
at a cost of rupees 2,50,000. It also earlier purchased gold of rupees 4 lakh and silver of rupees 2 lakh on 1st March 2012. Market value as on 31st March 2015 of above investment are as follows. ठीक है, ये आपको मार्केट वैल्यू दी हुई है शेयर्स की भी, गोल्ड की भी और सिल्वर की भी. शेयर्स की है 2,25,000, गोल्ड की है 6 लाख और सिल्वर की है 3,50,000. अब ये कह रहा है हाउ अबव इन्वेस्टमेंट will be shown in the books of accounts of Messrs Raj Garments Manufacturing Company Limited for the year ending 31st March 2015 as per the provision of Accounting Standard 13. ठीक है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट. देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? आपको पहले तो ये बताइए. देखिए इस क्वेश्चन में हमें शेयर्स दिए हुए हैं, गोल्ड और सिल्वर दिया हुआ है. ठीक है, उनकी कॉस्ट दी गई है और मार्केट वैल्यू बताई गई है. ठीक है, अब देखिए जो शेयर्स जनरली परचेज किए जाते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए परचेज किए जाते हैं, मतलब नॉट मोर देन 1 ईयर के लिए. ठीक है, और आपको ये भी पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए परचेज किए जाते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना, घर में भी हम गोल्ड और सिल्वर जो लेते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, है ना? और शेयर्स जो है वो हम शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं. ठीक है, अब इसको एक लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे AS 13 के अकॉर्डिंग वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सबने. चलिए आंसर इसका लिखना स्टार्ट कीजिए. लिखिए. इन द, इसका आंसर है बच्चों ये. ठीक है, एक लैंग्वेज में हमें कैसे लिखना है जिसमें हमें मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, एक प्रेजेंटेशन ही होता है जो बहुत मैटर करता है. ठीक है ना, तो चलिए लिखिए. इन द गिवन केस as per AS 13, if the investment is purchased with an intention to hold, किस इंटेंशन से परचेज किए गए हैं वो? फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड. ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको पता है नॉट मोर देन 1 ईयर. इसको मेंशन कर लीजिए यहाँ पर, है ना? नॉट मोर देन 1 ईयर. It will be classified कैसे क्लासिफाइड किए जाएंगे मैंने आपको बताया था ना अभी, एज करंट इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिए है ना, तो करंट इन्वेस्टमेंट है. ठीक है ना, करंट इन्वेस्टमेंट
and to be lower of cost and market value। ठीक है, जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो कैसे कैरी की जाएगी उसकी वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे इक्विटी शेयर्स। जो मैंने आपको बताया था ना कि शेयर्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए और गोल्ड और सिल्वर जो है जनरली लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किया जाता है। ठीक है ना, इक्विटी शेयर्स आर acquired with an intention to hold for short term। ठीक है, और फिर हम ये भी बता देंगे कि देखिए कभी तो शॉर्ट टर्म के लिए और कभी लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब शॉर्ट टर्म के लिए किया तो हमने क्या किया, इसको करंट इन्वेस्टमेंट मान लिया। ठीक है, और फिर ऐसे भी लिख देंगे कि इफ इक्विटी शेयर्स आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड then it would be considered as long term investment। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। And long term investment carried, किस पर करते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैरीड एट कॉस्ट। कैरीड एट कॉस्ट। ठीक है, देखिए जब हमने शेयर्स को शॉर्ट टर्म माना था, मतलब वो नॉट मोर देन 1 ईयर के लिए माना था, तो हमने लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, है ना, तो हमने ये किया था। अब है गोल्ड और सिल्वर की बारी। ठीक है, तो हम लिखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर, न्यू पैराग्राफ में लिखेंगे इसको, गोल्ड एंड सिल्वर आर जनरली कैरीड एट कॉस्ट। ठीक है, since there is no temporary decline,
देयर इज नो टेम्पररी डिक्लाइन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 15, डेट इज रुपीज, किस पे लेंगे, क्वेश्चन में चेक कीजिए, कॉस्ट पे लेंगे ना। अगर हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो गोल्ड की जो कॉस्ट है वो है हमारी 4 लाख रुपीज, 4 लाख, एंड सिल्वर रुपीज 2 लाख। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। देखिए, जब हमने इक्विटी शेयर्स को, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, जब हमने इक्विटी शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए माना, मतलब नॉट मोर देन 1 ईयर के लिए माना, तो हमने लिया कैरी वैल्यू कैसे ली हमने, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, और जब हमने उसको लॉन्ग टर्म माना तो हमने उसे लिया ओनली कॉस्ट पर, तब लोअर ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ कॉस्ट पर लेंगे। और गोल्ड एंड सिल्वर आपको पता है जनरली परचेज किए जाते हैं विद द इंटेंशन टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Z Bank has classified its total investment on 31st March 2018 into 3 categories A, B, C। A है held to maturity, B है available for sale, C है held for trading as per RBI guidelines। ठीक है, अब held to maturity investment are carried at acquisition cost less amortized amount. Available for sale investment are carried at market to market, और हेल्प फॉर ट्रेडिंग है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट वीकली इंटरवल्स। ठीक है, एट मार्केट रेट्स। नेट डेप्रिसिएशन इफ एनी चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कॉमेंट वेदर द पॉलिसी ऑफ बैंक इज इन अकॉर्डेंस विद AS 13। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो बता दूं, जो AS हैं वो कभी बैंक के ऊपर अप्लाई होते ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें हम यही लिखेंगे कि जो AS 13 क्या, AS जो है हमारे वो बैंक के ऊपर अप्लाई नहीं होते। ठीक है, तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। उसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आपको आंसर लिखवाना स्टार्ट करती हूँ। चलिए लिखिए। As per AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जब भी आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है यही बताएंगे। ठीक है ना, इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपको नेम अच्छे से याद है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद नेम जरूर लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए। एज पर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, AS is not applicable to banks। ठीक है, ये जो है ये बैंक्स पे अप्लाई होता ही नहीं है। इन द गिवन केस AS 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इन द गिवन केस Z Bank is a bank therefore AS 13
एक सेकेंड रुकिए। Therefore, AS13 does not apply to it। ठीक है। फॉर बैंक्स, अब हम बताएंगे कि बैंक्स के लिए एक्चुअल में होता क्या है। फॉर बैंक्स के लिए आपको सबको पता होगा, एक आरबीआई जो है वो एक गाइडलाइन इशू करता है ना, सबको पता है ना। चलिए, फॉर बैंक्स द आरबीआई has issued separate guidelines for classification and valuation of its investment तो हम लिख देंगे जेड बैंक शुड कंप्लाई विद दोज गाइडलाइंस। ठीक है, दोज आरबीआई गाइडलाइंस। ठीक है, एएस इसमें अप्लाई होता नहीं है, आरबीआई इसके लिए सेपरेट गाइडलाइंस इशू करती है। फिर बस ये बता देंगे हम, तो देयरफॉर इसलिए जेड बैंक has not followed the provision of AS13। ठीक है बच्चों, मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के लाती हूँ एएस के। जनरली हमारे बीकॉम की बुक में सिर्फ न्यूमेरिकली सिर्फ थ्योरेटिकल दिया हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाती हूँ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है, मैं आपके लिए एक और एएस लेके आऊंगी कल नया। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।